दोस्तों, अब तक हमने देखा कि नेहा और पीहू आपस में फ़ोन पर बातें कर रहे थे, जिसमें नेहा को अचानक से याद आता है कि अगले दिन तो रक्षाबंधन है। अब आगे नेहा पीहू से पूछती है, पीहू कल तो रक्षाबंधन है, जस को मेरी राखी बांध देना, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। काश घर पर होती, हम सब कितनी मस्ती करा करते थे ना इस दिन। नेहा की थोड़ी इमोशनल बातें सुनकर पीहू उसे प्यार से समझाती है, साथ ही जल्दी से वापस आने का भी बता देती है। आज रात धूप जब नेहा के रूम में आया था तो उसको बहुत टाइट हक करके लेटा रहता है। ध्रुव पूरी रात सो नहीं पाता, बहुत कुछ था जो उसके दिमाग में चल रहा था। आज रात ध्रुव को बस नेहा को अपने बाहों में लेने का मन कर रहा था। आज ध्रुव की आंखों में एक उदासी के साथ एक सूनापन भी था। ध्रुव अपने एक बाह में नेहा को समेट लेता है। पूरी रात ध्रुव बस नेहा को देखते देखते ही निकाल देता है। ध्रुव अपने मन में सोचता है, बेशक मुझे इस चुहिया के पास सुकून मिलता है, मुझे समझ नहीं आता आखिर क्यों मुझे हर पल इसी का ख्याल आता है। क्यों एक अलग सी फीलिंग होने लगती है जब भी नेहा मेरे पास होती है। एक अपनापन, जैसे कोई है मेरे साथ जो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। पर मेरा दिल चाह कर भी इस फीलिंग को कोई नाम ही नहीं दे पा रहा है। आखिर क्यों मैं इसके पास खुद को कंप्लीट महसूस करता हूँ। कहीं इसे ही तो प्यार नहीं कहते हैं। ध्रुव की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं और अपने आप से कहता है, जिस शब्द का मेरी डिक्शनरी में कोई मतलब नहीं, उसका मेरी ज़िंदगी में होना भी इम्पॉसिबल है। ध्रुव अपने आप से एक वादा करता है, नेदर आई विल फेल इन लव विथ यू नॉर आई विल मेक यू फेल इन लव विथ मी। अगला दिन रक्षाबंधन। नेहा की नींद आज जल्दी ही घर के फ़ोन से खुल जाती है। पीहू जानती थी कि कॉलेज में छुट्टी नहीं है, इसलिए उसने नेहा को सुबह सुबह ही वीडियो कॉल कर दिया। नेहा ने सबसे बातें करी और वो अपने होम टाउन और अपने मॉम डैड को और ज़्यादा मिस करने लगी थी। आज कॉलेज में कई स्टूडेंट जो लोकल थे, वो अपने घर से ही राखी अपने हाथों में बंधवा के घूमे रहे थे। वहीं कुछ मॉडर्न लोगों को राखी बंधवाने का तो कोई शौक ही नहीं था। नेहा जब कॉलेज में जा रही थी तो नोटिस बोर्ड पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखती है। नेहा भीड़ का पीछा करते हुए नोटिस बोर्ड पर लगे नोटिस को पढ़ने लगी थी। नोटिस बोर्ड पर लिखा था कि आज सभी जूनियर का एक सेमिनार होने वाला है, जिसमें उनके सियास उन्हें कोई ना कोई सोसाइटी के बारे में जानकारी देंगे। नोटिस में ये साफ साफ लिखा था कि सभी सियास में से किसी एक का सेमिनार में प्रेजेंट होना अनिवार्य था। इसके साथ ही कॉलेज में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हाफ डे की ही क्लासेस चलेंगी। हाफ डे का सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत खुश हो गए थे, वरना इससे पहले छुट्टी ना मिलने पर सभी कॉलेज के डीन को काफ़ी गालियां भी दे रहे थे। नेहा जल्दी से पार्थ को कॉल मिलाती है और नोटिस बोर्ड पर लिखा नोटिस के बारे में हर चीज़ बता देती है। नेहा नोटिस करती है कि आज पार्थ फ़ोन पर काफ़ी शांत था, बस उसी की बस सुने जा रहा था। जो पार्थ पहले नेहा की बातें ख़त्म होने का इंतज़ार भी नहीं करता था और झट से अपनी बक शुरू कर देता था। पार्थ नेहा को बताता है कि आज वो कॉलेज नहीं आएगा, उसे अपने घर जाना है। नेहा को लगता है कि शायद पार्थ की कोई बहन होगी और वो रक्षाबंधन अपने घर पर मनाना चाह रहा होगा। नेहा पार्थ से तपाक से पूछ लेती है, पार्थ तुम्हारी भी कोई बहन है, तुमने कभी बताया नहीं। नेहा की इस बात का जवाब पार्थ काफ़ी देर बाद धीरे से देता है, नहीं, मेरे पास मेरी बहन नहीं है।
पार्थ इतना कहकर फ़ोन कॉल कट कर देता है। नेहा ये समझ जाती है कि पार्थ की कोई बहन है ही नहीं। नेहा आज अकेले ही क्लासेस में चली जाती है। आज उसके अगल बगल के दोनों लोग पार्थ और पीहू गायब थे। नेहा बैठे बैठे वेट करती है कि शायद हनी और बनी तो क्लास ज़रूर आएंगे। फर्स्ट पीरियड के टीचर क्लास में आ जाते हैं, पर नेहा के अगल बगल का कोई भी इंसान आज मौजूद नहीं था। कॉलेज का ऑलमोस्ट 1 मंथ ओवर होने वाला था, पर पहली बार नेहा खुद को इतना अकेला महसूस कर रही थी। आज बस 2 ही लेक्चर क्लास के होने थे। इसके बाद सभी स्टूडेंट को उनके क्लास के सीआर सेमिनार हॉल तक लेकर जाने वाले थे। नेहा का चेहरा बुरी तरह से लटक जाता है, लेकिन ये क्लास का तो कोई भी स्टूडेंट देख ही नहीं पाता है, क्योंकि नेहा ऑलरेडी क्लास के बैक बेंच पर बैठी हुई थी, पर पूरी तरह अकेली। नेहा की क्लास की लड़कियां नेहा से ज़्यादा बात नहीं करते थे। लड़के कॉलेज में हर किसी का कोई ना कोई ग्रुप बन ही जाता था, क्योंकि नेहा पार्थ के ग्रुप में बिना कहे ही ज्वाइन हो चुकी थी, इसलिए काफ़ी लड़कियों को उससे बस जलन ही मचती रहती थी। आज मीरा को खुशी और बुरा दोनों ही लग रहा था। खुशी इस बात की कि नेहा के पास आज कोई नहीं है, और बुरा कि पार्थ आज कॉलेज नहीं आया। पार्थ के साथ जब से नेहा ने पीछे बैठना स्टार्ट किया था, तो उसने अपने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना लिया था, जिस पर आधे से ज़्यादा टाइम नोट्स शेयरिंग और पार्थ और नेहा की नोक झोंक ही रहती थी। नेहा जब देखती है कि फर्स्ट क्लास के बाद जो कुछ देर तक वेट मिला था, वो तो अपना मोबाइल निकाल कर इस ग्रुप में एक मैसेज कर देती है। नेहा लिखती है, टुडे आई एम मिसिंग योर ऑल। तुम सब ने मुझे अकेला कर दिया। अपनी उन 5 सीट के साथ अकेली की फ़ोटो, सैड फेस और उनके साथ एक सैड वाली इमोजी भी भेज देती है। अगले लेक्चर के ख़त्म होने के बाद नेहा सबको लेकर सेमिनार हॉल की तरफ चली जाती है। नेहा बार बार ये नोटिस कर रही थी कि उसके क्लास की लड़कियां सच में उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। सेमिनार हॉल में भी नेहा अकेले कोने वाली चेयर पर बैठ जाती है। सुबह से उसका लटका हुआ चेहरा और भी ज़्यादा लटक जाता है। नेहा के क्लास के लड़के तो नेहा से क्लास की शुरुआती दिनों से बातचीत करना चाहते थे, पर उन्हें लगने लगता है कि शायद पार्थ और नेहा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी तो पार्थ हर समय नेहा के साथ ही देखा पाया जाता था। इसी कारण लड़के बस अपना काम पड़ने पर या हल्की फुल्की ही नेहा से बात करते थे। नेहा अपनी गर्दन झुकाकर अपने अगल बगल हो रही गॉसिप सुन रही थी। नेहा के बगल में बड़े ही एटीट्यूड के साथ मीरा बैठी थी। मीरा बस नेहा को ये दिखाना चाहती थी कि नेहा की इस कॉलेज में पार्थ के बिना कोई औकात नहीं है। मीरा अपनी दोस्तों से बातें करते करते कहती है, अगर पार्थ नहीं आता कॉलेज तो उसके बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आते। उसका इशारा हनी और बनी की तरफ था। मीरा आगे कहती है, कुछ लोग तो बेचारे अकेले ही पड़ जाते हैं। कुछ लोगों से पता नहीं कोई बात ही क्यों नहीं करना चाहता। इतना बड़े कॉलेज और इतना अकेलापन, इतना वो नेहा को सुना सुना के कह रही थी और अपनी दोस्तों के साथ हंसने में लगी हुई थी। इसके बाद मीरा जिस रूम में नेहा बैठी थी उसे खाली करने को ये कहकर कह देती है कि सभी लोग किसी और रूम में बैठ जाओ। क्या पता नेहा के बहुत सारे दोस्तों में से कोई आ गया तो वो बेचारा कहाँ बैठेगा। मीरा नेहा को आज क्लास में कैसे बॉयकॉट किया जाता है उसे फील कराना चाहती थी। नेहा कुछ नहीं कहती, पर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा ज़रूर लगता है। आज नेहा को ये भी फील हो रहा था
कि उसके क्लास की हर लड़की उसे बस इग्नोर कर रही थी। शायद उसकी खूबसूरती उसे उन सब से दूर करा रही थी। नेहा अपने मन में सोचती है, अगर उसे पहले पता होता कि आज उसके दोस्तों में से कोई भी नहीं आने वाला तो वो खुद अपने रूम में ही रह लेती। क्लास में यूं उसे अकेला फील तो नहीं होता कि तभी सेमिनार में एंट्री होती है। अल्फा मेंबर के साथ ही कई सीनियर्स भी दिख रहे थे। अल्फा मेंबर में से एक इत्तेफाक भी था कि सभी अपने मॉम डैड की इकलौती संतानें थीं। नेहा देखती है कि अल्फा मेंबर में आज सभी दिख रहे थे, पर कहीं भी उसे ध्रुव दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा अपने मन में सोचती है, बात तो कह रहा था कि उसकी कोई बहन नहीं है, फिर भी दोनों ने आज छुट्टी ले ली। नेहा की टुकुर टुकुर नज़र जैसे ही रमन पर पड़ती है, उसकी उदास नज़रें अचानक से चमक जाती हैं, क्योंकि रमन बिना किसी बात की फिक्र करे सीधा सा नेहा की तरफ ही मुस्कुराकर आने लगता है। सभी सीनियर और अल्फा मेंबर जहां स्टेज के सेंटर पर बैठे थे, तो वहीं रमन नेहा जिस खाली रो में बैठी थी, ठीक उसके बगल पर आकर बैठ जाता है। रमन जब पास से देखता है तो उसे नेहा की आंखें हल्की गीली नजर आती हैं। रमन समझ गया था कि नेहा जिसे उसके क्लास के सभी स्टूडेंट्स अलग अलग फील करा रहे हैं, उससे नेहा को कितना बुरा लग रहा होगा। दरअसल बात अपने घर नहीं बल्कि अपने गेस्ट हाउस पर रुका हुआ था। वो कॉलेज बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, पर जब उसके मोबाइल पर नेहा का मैसेज चमकता है तो वो मैसेज सीधा रमन को फॉरवर्ड कर देता है। पार्थ जानता था कि रमन ज़रूर कॉलेज जाएगा। पार्थ मैसेज भेजने के बाद अपने सामने पड़ा खाली बेड को देखता है तो उसे और भी बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि आज के दिन ध्रुव किसी से भी नहीं मिलता। ध्रुव पर कहाँ पर गया था ये भी पार्थ नहीं जानता। पार्थ अपनी आंखें बंद करके कुछ याद करता है और अपने आप से कहता है, मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ दीदू। मैं छोटा सा था, पर मैं आपको आज भी बहुत मिस करता हूँ दीदू। काश आप आज भी हमारे साथ होती तो आज के दिन हम अकेला फील नहीं करते। मुझे तो फिर भी मॉम का प्यार मिल गया, पर ध्रुव भाई उस प्यार के लिए हमेशा ही तरसते रहे। आज वो इतने इमोशनलेस और प्यार में ना विश्वास करने वाले बन गए हैं। काश दीदू कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और ध्रुव भाई के दिल में भी प्यार का एहसास वापस आ जाए। वहीं दूसरी तरफ नेहा की हल्की सी मुस्कान देख रमन उसके गाल प्यार से खींच कर कहता है, कैसी बहन हो तुम? तुमने अब तक मुझे राखी भी नहीं बांधी। मैं सुबह से भूखा बैठा हुआ हूँ। नेहा को थोड़ा बुरा फील होता है, क्योंकि उसने सुबह चाय और ब्रेड खा लिए थे। उसे ये नहीं लगा था कि रमन भाई सच में उससे राखी बंधवाने के लिए भूखे पेट इंतजार करेंगे। नेहा रमन से अपनी गर्दन झुकाकर माफ़ी मांगती है और कहती है कि दरअसल उसने थोड़ा सा खा लिया है, जिस पर रमन उसका सिर सहलाकर कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी बहन भूखड़ है। मुझे सुबह सुबह ही आ जाना चाहिए था, पर कोई नहीं, इस सेमिनार के बाद तुम मेरे घर चलोगी। रमन और नेहा जो भी बातें कर रहे थे वो किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि सभी स्टूडेंट उनसे काफ़ी दूर बैठे हुए थे। अब नेहा के चेहरे पर वहीं उसकी पहली वाली स्माइल आ चुकी थी। रमन पूरे सेमिनार के दौरान नेहा से ही बातें बस किए जा रहा था। रमन को सीधा नेहा के करीब बैठा देख कृति मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके दिल को निकालकर कई टुकड़ों में तोड़ दिया हो। उन टुकड़ों पर नमक छिड़कने का काम कृति के अगल बगल खड़े रवि और आशा कर रहे थे।
आशा कृति से कहती है, छोटे शहर की लड़कियों को बस अमीर घर के लड़के फंसाने आते हैं। देखो किस तरह उसने हमारे रमन को हमसे छीन लिया। रमन ये तक भूल गया कि आज ध्रुव के यहाँ ना होने पर अनाउंसमेंट उसी को करनी है। आशा आगे कहती है, देख लेना कल को ये लड़की रमन को छोड़कर और किसी अमीर लड़की को फंसाने लगेगी। जब इसका रमन से मन भर जाएगा। पुअर रमन। इतना कहकर आशा कृति के दुखती नस पर हाथ रख देती है। रवि भी आशा की हाँ में हाँ मिला रहा था। आशा कृति के दिल में थोड़ी सी भी नेहा के लिए कोई सॉफ्ट फीलिंग नहीं देखना चाहती थी। आशा थोड़े तेज आवाज में स्टूडेंट को एड्रेस करने से पहले रमन से कहती है, रमन ऐसी क्या बात कर रहे हो जो तुम्हें फर्स्ट ईयर की लड़की के बिल्कुल करीब ही बैठना पड़ गया। क्या तुम भूल गए हो कि हम सब अल्फा मेंबर्स हैं और तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए, ना कि किसी फर्स्ट ईयर की लड़की के आगे पीछे। अभी तो अनाउंसमेंट भी करनी है। क्या तुम दोनों की बातें आज के सेमिनार से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। रमन जो खुशी खुशी नेहा से बातें कर रहा था कि जब उसे आशा की बातें सुनाई देती हैं तो गुस्से से आशा को घूरता है और उस बेवकूफ़ लड़की को समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं देता। इसलिए वो नेहा का एक हाथ पकड़कर उसे उठाता है और कृति से खुद अनाउंसमेंट करने को कह देता है। सारे स्टूडेंट ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि रमन सर ने आशा मैम के सवालों का जवाब अपने एक्शन से दिया। नेहा का एक हाथ पकड़कर वो सेमिनार हॉल से बिना किसी को कुछ बताए बाहर की ओर निकल जाते हैं। आशा की सभी के सामने बेइज्जती हो जाती है क्योंकि उनके ही टीम के एक मेंबर ने उन्हें ही जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ रमन बिना किसी की फिक्र करे बड़े मज़े से नेहा के हाथ पकड़े अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है। नेहा को रमन का उसे इस तरह सभी के सामने साथ देने से अच्छा तो लगता है, पर तभी उसे याद आता है कि सीनियर्स में किसी भी एक CR का प्रेजेंट होना कंपलसरी था। नेहा रमन से कहती है, रमन भैया आज इस सेमिनार में मेरा होना ज़रूरी था क्योंकि आज पाद भी नहीं आया है। दोनों CRs में से एक का होना तो ज़रूरी था ना। सेमिनार में किस चीज़ की मीटिंग होनी थी मुझे तो फिर वो भी नहीं पता चलेगा। रमन नेहा की मासूमियत भरे सवाल देखकर सबसे पहले वो काम करता है जिसमें उसे सबसे ज़्यादा आनंद आता था, जो कि है नेहा के क्यूट से गाल खींचना। रमन उसके बाद कहता है, मेरी क्यूटी पाई तुम्हारे साथ खुद तुम्हारा भाई है। क्या तुम भूल गई कि मैं भी एक अल्फा मेंबर हूँ। आज की मीटिंग इसलिए रखी गई थी क्योंकि अभी तुम्हारे एक सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद हर किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कॉलेज में प्रेजेंट बहुत सारी कमिटी में से किसी एक कमिटी में ज्वाइन करने का एक मौका मिलेगा। ये किसी भी स्टूडेंट लाइफ का सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो अपने इस टैलेंट के अकॉर्डिंग सोसाइटी ज्वाइन कर लेता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, कोऑर्डिनेटर, डिस्प्लिनिंग, ड्रामा, फैशन, etc. नेहा की आंखें सिंगिंग और डांसिंग कमेटी का नाम सुनकर तो चमक रही थी। नेहा जल्दी से रमन से पूछती है, हमें इसके लिए फिर क्या करना होगा? क्या हम सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं? जिस पर रमन अपना सिर हिलाकर ना में जवाब देता है। रमन कहता है, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर में आता है जो स्टूडेंट की पर्सनालिटी में निखार लाता है, साथ ही उसके CV में आगे चलकर एक एज में बनाता है। इसी कारण फर्स्ट ईयर का हर स्टूडेंट इसके लिए फाइट मारेगा, पर इसमें
ऐसे ही किसी को नहीं लिया जाता है। सबसे पहले होता है ऑडिशन। अगर तुम्हारा टैलेंट हुआ तो कॉलेज भी तुम्हारे टैलेंट को इन 3 सालों में काफ़ी आगे तक जाने में हेल्प करता है। एक चीज़ और थी, इस बार सिंगिंग और डांसिंग का इंट्रा कंपटीशन कॉलेज में होना है, जिसके फाइनलिस्ट को पूरे देश में होने वाले ग्रैंड इंटर कॉलेज कंपटीशन में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। ये समझ लो, जो इस कंपटीशन में जीतेगा उसे आगे बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। फ्रेश टैलेंट हमारे देश को इसी कंपटीशन में मिलता है। खैर, ये तो बहुत आगे की बात है। हमारे कॉलेज में टैलेंट तो है, पर इस कंपटीशन में आज तक इस कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट नहीं जीत सका। रमन और नेहा बातें करते करते कार पार्किंग की तरफ जा रहे थे। रमन ने ध्यान ही नहीं दे पाता कि उसके साथ साथ चलने वाली लड़की अचानक से उसके पीछे ही रुक गई थी। रमन जब अपने अगल बगल में नेहा को नहीं देखता तो वो पीछे पलटता है। उसे नेहा अपने आंखों में चमक लिए पीछे किसी सोच में डूबे मिलती है। जब रमन ने नेहा को डांसिंग और सिंगिंग में होने वाले कंपटीशन और उनकी वैल्यू बताया, तब से नेहा के दिमाग में बस वही घूम रहा था। नेहा को अपने ख्यालों में अभी भी लेकर फ्यूचर तक पहुंच गई थी। साथ ही उसने तो अपने ख्यालों में ट्रॉफी भी जीत ली थी। रमन नेहा के चेहरे के आगे चुटकी बजाता है, जिससे नेहा तुरंत फ्यूचर से प्रेजेंट में वापस आ जाती है। नेहा सोचने में लगी हुई थी कि कैसे वो जल्दी से इन कमेटी को ज्वाइन करेगी। नेहा रमन को पपी फेस के साथ रिक्वेस्ट करती है, मुझे भी ज्वाइन करनी है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? मुझे क्या करना होगा? क्या आप भी किसी कमेटी में हो? नेहा की लगातार सवाल सुन रमन नेहा से ब्रेक लगाने को कहता है। साथ ही रमन नेहा से कहता है कि हाँ, वो भी एक कमेटी का हेड। वैसे इनमें कोई भी पार्शियलिटीज नहीं होती, फेयर ऑडिशन हो, इसलिए ध्रुव हर एक चीज़ का ध्यान रखता है। लेकिन अपनी बहन के लिए मैं ध्रुव से एक झूठ तो बोल ही सकता हूँ। रमन आगे कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बस अपनी कमेटी में ज्वाइन कर दूंगा। साथ ही तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कर देना। रमन कहता है, मैं एक काम करूंगा, तुम लोगों का बिना ऑडिशन दिए ही नाम पहले ही लिख दूंगा। ध्रुव को बस पता नहीं चलना चाहिए कि ऑडिशन ही नहीं हुआ होगा। नेहा अपनी गर्दन जल्दी जल्दी हिलाने लगती है। वो बेचारी अपनी एक्साइटमेंट में ये तक पूछना भूल जाती है कि रमन कौन सी कमेटी में है, उसे और उसके दोस्तों को ज्वाइन कराने की बात कर रहा था। अब नेहा खुशी खुशी रमन की कार में बैठ जाती है। रमन सीधा नेहा को अपने घर लेकर जाता है। रमन कॉलेज आया ही था ताकि वो नेहा को रक्षाबंधन पर अपने घर लेकर आए। रमन की मॉम ने रमन को सुबह से फास्ट रखवा दिया था और साथ ही ये वार्निंग भी दी थी कि जब तक नेहा उसे घर आकर राखी नहीं बांधेगी, उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। रमन का घर। नेहा जैसे ही रमन के घर पहुंचती है तो घर के अंदर का माहौल देखकर वो हैरान हो जाती है। रमन की मॉम ने घर के मंदिर को बहुत सारे फूलों और लाइटों से सजा कर रखा था। साथ ही ये देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक फेस्टिवल होने वाला है। रमन की मॉम जब देखती है कि नेहा घर आ गई तो जल्दी से नेहा को गले से लगाकर कहती हैं, मैं कब से अपनी बेटी का वेट कर रही थी। आज रक्षाबंधन है, तुम कहीं भूल तो नहीं गई थी? रमन की मॉम ने तो नेहा को अपनी बेटी ही मान लिया था, क्योंकि उन्हें नेहा और अपने आप में काफ़ी सिमिलरिटीज भी दिखने लगती हैं। जब भी रमन उन्हें नेहा की शैतानियाँ बताया करता था, कई बार तो रमन की मॉम अपने हस्बैंड से पूछ भी लेती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 18 साल पहले उन्होंने ही नेहा को जन्म दिया हो और गलती से वो बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया हो।
मेरी याददाश्त इस सदमे में चली गई हो और आप लोगों ने अब तक मुझसे बस झूठ ही बोला हो। रमन अपनी मॉम की बातों में जल्दी से याद दिलाता है कि वो सुबह से भूखा है। जल्दी से नेहा को उसे राखी बांधने दें ताकि वो कुछ खा सके। रमन की मॉम को तभी याद आता है कि नेहा भूखी होगी, इसलिए जल्दी से सर्वेंट को राखी की थाल लाने के लिए कह देती हैं। नेहा रमन की मॉम का इतना प्यार देखकर अपनी आंखों से मोती जैसे आंसुओं को बस जैसे तैसे गिरने से संभालती है। राखी की थाल में एक सुंदर सी राखी थी। नेहा मंदिर के पास नीचे बैठ जाती है। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेती है और अपने सिर पर माता का दुपट्टा जो थाल में रखा था पहन लेती है। नेहा रमन से उसका रुमाल निकालने को कहती है। इसके बाद खुद रमन के सिर पर रुमाल बांध देती है। रमन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। पहली बार उसे कोई इतने ट्रेडिशनल राखी बांध रहा था। इसके बाद नेहा रमन की कलाई पर राखी बांध देती है और खूब सारी प्रार्थनाएं अपने शिव जी से रमन के लिए मांगने लगती है। नेहा की अपने लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं और अपने लिए इतना प्यार देख रमन नेहा को अपने गले से लगा लेता है। वहीं रमन की मॉम इतना सुंदर सीन देखकर अपने आंसू पोंछने में लगी हुई थी। साथ ही नेहा और रमन की कई तस्वीरें भी अपने मोबाइल में निकाल रही थी। रमन नेहा से उसका हाथ आगे करने को कहता है। नेहा को लगता है कि रमन उसे कोई गिफ्ट या पैसे देने वाला है, इसलिए वो अंदर अंदर तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, पर बाहर से आनाकानी कर रही थी। रमन जब ये देखता है तो खुद नेहा का हाथ पकड़कर अपना हाथ नेहा के हाथ के ऊपर रख देता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी इस राखी का फर्ज हमेशा से निभाऊंगा। साथ ही हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। कोई साथ दे या ना दे, ये भाई अपनी इस क्यूटी पाई का साथ जरूर देगा। मैं ज़िंदगी भर तुमसे इस दिन राखी बंधवाने का इंतज़ार करूंगा। रमन की ये बातें सुनकर नेहा, जो अब तक खुद को रोने से रोकना चाह रही थी, अब खुद को रोक नहीं पाती और उसकी आंखों से मोती जैसे आंसू टपकने लगते हैं। नेहा को समझ नहीं आता है कि हैविंग ए ब्रदर इज ए ब्लेसिंग, जो कि उसे शिव जी ने दी थी। रमन तो पहले शॉक्ड हो गया था कि उसने नेहा को कुछ गलत तो नहीं कह दिया, पर जब वो नेहा को देखता है तो उसे चुप कराने के बजाय यही देखने में खो जाता है कि नेहा किसी छोटे बच्चे की तरह कैसे लग सकती है। बच्चों की तरह सिसक रही थी नेहा और अपने दोनों हाथों से अपने आंसू को गिरने से रोक रही थी। रमन की मॉम अपने बेटे के सिर पर चपात लगाती हैं और नेहा को गले लगाकर कहती हैं, देखो कैसे मेरी बेटी को दिला दिया, और तो और चुप कराने की बजाय बस ऐसे ही बैठा हुआ है। रमन जल्दी से होश में आता है और तुरंत नेहा को अपनी मॉम के साथ गले लगा लेता है। रमन आज बहुत खुश था। उससे एक प्यारी सी बहन ऑफिशियल मिल गई थी, जिसमें एक बच्चे जैसी मासूमियत थी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जब नेहा के रूम से सुबह निकला था तो वो ना तो अपने घर ना अपने गेस्ट हाउस बल्कि एक छोटे से कॉटेज पर गया था। ये कॉटेज छोटा था पर बहुत ही खूबसूरत था। ध्रुव की बचपन की कई पुरानी यादें इस कॉटेज से ही जुड़ी हुई थीं। इस कॉटेज में बस एक सर्वेंट जो इस कॉटेज के बनने के बाद से यहाँ की देखभाल करता था वहीं रहता था। ध्रुव कॉटेज के बैकयार्ड में जाता है और उसके कदम एक रोज गार्डन के सामने रुक जाता है। कॉटेज के बैकयार्ड में कई छोटे छोटे गार्डनिंग के सेक्शन थे। इसी गार्डन में हर वैरायटी के रोज फ्लावर भी थे। इस गार्डन को इस तरह से बनाया गया था कि सेंटर पर एक झूला लगा हुआ था जिस पर 2 लोग ही बैठ सकते थे, जिसके चारों तरफ गुलाब के पौधों का बगीचा था। एक सर्कल में हर कलर के गुलाब लगे हुए थे।
ध्रुव सीधा जाकर उस झूले पर बैठ जाता है। एक गहरी सांस लेने पर उसे उन गुलाबों की खुशबू के साथ पुरानी अच्छी यादें भी याद आने लगती हैं। फ्लैशबैक। ध्रुव, सुबह हो गई है, क्या तुम भूल गए हो आज कौन सा दिन है? एक प्यारी सी लड़की बड़े प्यार से ध्रुव, जो बस सोने का नाटक कर रहा था, उसे उठाती है। ध्रुव, जो अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा था, लेकिन उस लड़की को ये पता चल गया था कि ध्रुव नाटक कर रहा था। वो लड़की ध्रुव से थोड़ा नाराज होने की एक्टिंग करती है। ठीक है, अगर तुम नहीं उठना चाहते हो तो सोते रहो। मुझे तो अपने भाई को राखी बांधना था, पर अब मैं अकेले फिर रोज गार्डन में खुद को ही राखी बांध दूंगी। मैंने तो सुबह से अपने प्यारे भाई के लिए फास्ट रखा था। कोई बात नहीं, अब एक दिन भूखे ही रह ही लूँगी। ध्रुव, जो सुबह से बस यही चाहता था कि उसकी दीदू उसे उठाने के लिए नए नए तरीके आजमाए, पर उसकी दीदू उसकी वजह से पूरे दिन भूखा रहे, वो ध्रुव को हर जिद मंजूर नहीं था। ध्रुव फट से अपनी दीदू को गले लगाता है और वॉशरूम में भागते हुए कहता है, मैं बस यूं गया और यूं आया। मुझे अपनी दीदू से राखी बंधवानी है और मैं अपनी दीदू को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। फ्लैशबैक एंड। ध्रुव अपने अतीत के लम्हों से किसी के पुकारने पर बाहर आता है। ध्रुव देखता है उसे आवाज़ लगाने वाला और कोई नहीं, इस कॉटेज का पुराना नौकर सामू काका है। सामू काका ध्रुव से कहते हैं, मुझे पता था कि आज तुम यहाँ ज़रूर आओगे। आ जाओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट पहले ही बना दिया था। ध्रुव अपना सिर ना में हिलाकर कहता है, शामू काका आज मेरा फास्ट है। शामू काका ध्रुव को समझाकर कहते हैं, बेटा पर तुम्हारी दीदू तो। इससे आगे शामू काका कुछ नहीं कह पाते। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर कहता है, अगर दीदू होती तो वो भी जब तक राखी बांध नहीं लेती थी खाना नहीं खाती थी। वो यहाँ मेरे साथ नहीं है, पर मैं आज के दिन कुछ नहीं खाऊंगा। सामू काका अपने मन में कहते हैं, सारा शहर जिसे बिजनेस का किंग कहते हैं, जिसे हारना नहीं मंजूर, जो किसी की फीलिंग नहीं समझ सकता, जिसे प्यार क्या होता है वो नहीं पता, जो अपनी फैमिली से कटा कटा रहता है, ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं वो लोग, ये नहीं जानते कि इस बच्चे ने अपने बचपन में कितना कुछ खो दिया था। आज भी जो अपनी दीदू की याद में भूखे रह सकता है, उससे ज़्यादा कौन एक प्यार और रिश्ते को समझ सकता है। उसके बाद रामू काका भी वहाँ से चले जाते हैं। शाम का टाइम हुआ होगा कि ध्रुव के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। ध्रुव खोल कर देखता है तो आशा ने किया था। आशा ने लिखा था कि आज की कंपलसरी सीआर मीटिंग के फर्स्ट ईयर की सीआर नेहा वर्मा बिना किसी रीजन दिए मीटिंग हॉल से चली गई थी। बात का रीजन तो मुझे पता था, पर नेहा ने कोई भी रीजन अपने सीनियर्स को देना ज़रूरी भी नहीं समझा। ध्रुव, मैं जानती हूँ तुम रमन के बेस्ट फ्रेंड हो, पर नेहा तुम दोनों के बीच में आ सकती है। पता नहीं रमन उसे कहाँ पर लेकर गया है। नेहा तो सेमिनार हॉल से निकलने के बाद अपने हॉस्टल तक नहीं आई, यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। मुझे हॉस्टल की वार्डन से पता चला है। ध्रुव अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो ऑलरेडी 7 बज गए थे और कुछ देर में रात भी होने वाली थी। ध्रुव जल्दी से रमन को कॉल मिलाता है, पर काफ़ी देर कॉल जाने पर भी कोई कॉल नहीं उठाता। ध्रुव का दिल बस जल्दी से नेहा को बस एक बार सही सलामत देखने का करता है। ध्रुव जानता था कि रमन नेहा को काफ़ी केयर करता है, पर इतनी रात होने पर भी जब नेहा अपने हॉस्टल नहीं पहुंची तो उसका मन शांत ही नहीं हो रहा था। ध्रुव बिना देरी करे जल्दी से रमन के घर निकल लेता है। दोस्तों, आखिर कौन थी ध्रुव की दीदू और कहाँ चली गई हैं वो?
क्या करेगा ध्रुव जब देखेगा नेहा को रमन के घर पर? यह जानेंगे हम आगे के भाग पर। और प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल।